गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास के थर्ड चैप्टर के बारे में हमने जो कल की कक्षा थी उसमें हमने त्वरण के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर कि त्वरण क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। उसके अलावा हमने त्वरण का विमा के बारे में भी बात की थी। इसके अलावा हमने त्वरण के साथ अलग अलग जो ग्राफ थे, चाहे वो विस्थापन समय ग्राफ हो, चाहे वो वेग समय ग्राफ हो, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एक समान त्वरण के लिए भी, असमान त्वरण के लिए भी, असमान त्वरण के अंदर जिसमें धनात्मक त्वरण भी था और ऋणात्मक त्वरण भी था। तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और न्यूमेरिकल पार्ट की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो है गतिकी समीकरणें। गतिकी समीकरणें यानी जो हम 9th क्लास में आप पढ़ के आएंगे, इन्हीं को हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, यानी न्यूटन की गति की समीकरणें भी बोलते हैं। और बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो गति की समीकरणें हैं ये किसके द्वारा दी गई थी? न्यूटन के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक ना, या न्यूटन के द्वारा स्थापित की गई। ये जो समीकरण है कौन सी गति की समीकरण है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? न्यूटन के द्वारा, ठीक है ना। और न्यूटन ने 3 इक्वेशन दी थी। कौन कौन सी? अगर पहली इक्वेशन की हम बात करें तो प्रथम समीकरण, यानी गति की जो पहली समीकरण थी वो आपको याद होगा u प्लस ए टी, यानी v बराबर क्या होता था? u प्लस ए टी। ये गति की प्रथम समीकरण कहलाती थी। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे इस्टेब्लिश होती हैं, यानी कैसे हम इनको ड्राइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन, अगर हम उसकी बात करें, द्वितीय समीकरण की, तो दूसरी समीकरण क्या होती है? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये गति की दूसरी समीकरण होती थी। और अगर हम तृतीय समीकरण की बात करें, या तीसरी समीकरण है तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण में क्या होता था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 गति की समीकरणें होती थी। पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ अगर हम बात करें इनकी, u क्या होती थी? वस्तु की प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग। क्लियर। v के बारे में बात करें, v क्या होता था? कि वस्तु का अंतिम वेग। और अगर हम बात करें a की, ये क्या होता था? कि वस्तु का त्वरण। क्लियर। t होता है वो क्या होता है? समय। तो ये हमारे पास अलग अलग, यानी हमें, और s क्या होता था? विस्थापन। तो ये जो नियतांक है, यह हम जो बात करेंगे गति की 3 समीकरण में, तो केवल अगर हम 9th क्लास की बात करें तो आपने गति की 3 समीकरणें पढ़ी होगी। v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर। बच्चों आपको ये तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए फिंगर्स पर, ठीक है। और इनका जो एप्लीकेशन है, यानी वो कैसे यूज किया जाता है, उनके बारे में हम बातें करेंगे। अब देखिएगा अगर हम समीकरण की जो व्युत्पत्ति की बात करें, उनके बारे में हम बात करें तो हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला तो सिंपल बीजगणितीय मेथड होता है, दूसरा
अगर हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, और तीसरा होता है वो कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन मेथड से भी हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो समीकरण है ये कैसे इस्टेब्लिश होती है, इनके बारे में हम बातें करते हैं। तो देखिएगा मैं टॉपिक लिख रहा हूँ नेक्स्ट, कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी गति की समीकरण है ये कैसे इस्टेब्लिश होती है। तो एक समान त्वरित गति के लिए समीकरणों की व्युत्पत्ति, ठीक है, यानी ये जो समीकरण है ये एक समान त्वरण के लिए ही एप्लीकेबल होती है। तो इनकी व्युत्पत्ति कैसे होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रथम समीकरण यानी गति की प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति। ठीक है, अब देखिएगा अगर बच्चों हम बात करें गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति, ये हम पहला जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें उसके बारे में, तो पहला मेथड है ये। ठीक है, प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति। अब देखिए प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति की बात करें तो देखिएगा, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकंड है तथा t समय बाद उसका अंतिम वेग v मीटर पर सेकंड है, हो जाता है। मान लेते कि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग कितना है u मीटर पर सेकंड, और उसका जो अंतिम वेग है t समय बाद वो कितना हो जाता है v मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ से क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है उसका, क्योंकि u से किस में बदल रहा है, वो v से बदल रहा है। ठीक है, तो अतः त्वरण कितना हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन किधर हो गई है अपॉन समय। यही होता है त्वरण का फॉर्मूला कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है, तो ये हमने त्वरण का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है ना, तो यहां से देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं कि त्वरण A बराबर अंतिम वेग कितना है v है माइनस प्रारंभिक वेग कितना है u अपॉन समय कितना है t, यानी t समय में उसने u से और v वेग हो गया उसका, तो वो वेग में परिवर्तन हो गया। यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिएगा v माइनस यू इक्वल टू कितना हो गया 80 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो v माइनस यू इक्वल टू कितना हो गया 80, और v इक्वल टू कितना हो गया u प्लस 80। इधर आया तो किसका हो गया ये माइनस का, एंड दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यह है गति की प्रथम समीकरण है। क्लियर, तो ये क्या होगी गति की प्रथम समीकरण। ठीक है ना, यानी आपने देखा कि गति की प्रथम समीकरण को हमने कैसे व्युत्पत्ति की। ठीक है ना, तो ये क्या होगा गति की प्रथम समीकरण। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात करें गति की द्वितीय समीकरण, ठीक है ना, क्या सेकंड क्या है गति की दूसरी समीकरण। पहली समीकरण हमने पढ़ ली है v इक्वल टू यू प्लस 80। अब देखिएगा बच्चों अगर हम दूसरी समीकरण की बात करें, ठीक है, तो देखिएगा किसी भी गतिशील वस्तु का
किसी गतिशील वस्तु का औसत गति, किसी गतिशील वस्तु की औसत गति क्या होती है? v एवरेज, वो होती है प्रारंभिक गति प्लस अंतिम गति बटे 2। ऐसे निकालते हैं हम औसत, किसी भी गति का औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक गति और अंतिम गति। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा v एवरेज जब निकालेंगे तो प्रारंभिक गति कितनी है u और अंतिम गति कितनी है v अपॉन 2। बच्चों v का मान हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं, तो v एवरेज की बात करें तो यहाँ से कितना होगा? u प्लस v की वैल्यू कितनी है? u प्लस 80। यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से v बराबर क्या होता है? u प्लस 80। अब देखिएगा इसको सोल्व कर लेते हैं, अपॉन 2 हो गया, तो ये कितना हो गया? v एवरेज की बात करें तो 2u प्लस 80 अपॉन 2। तो यहाँ से 2u कहाँ से आया? u प्लस u कितना हो गया? 2u हो गया, और यहाँ से कितना हो गया? 80। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? v एवरेज को बात करें तो ये हो गया आपके पास 2u अपॉन u 2 प्लस 80 अपॉन 2। क्लियर? तो यहाँ से v एवरेज की बात करें तो वो कितना हो गया? u प्लस 80 अपॉन 2। क्लियर? ये होगी आपके पास एवरेज गति। ठीक है, अब आपको देखिएगा अगर हम बात करें दूरी के बारे में, ठीक है, तो बच्चों दूरी बराबर क्या होता है? कण द्वारा तय की गई दूरी, कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? वेग इनटू समय। ये क्या होती है? कण के द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिएगा वेग कितना होता है? दूरी को s से लिखते हैं बच्चों, s बराबर क्या हो गया? वेग कितना है? v एवरेज वाला इनटू t समय। ठीक है, तो s बराबर v एवरेज कितना है? u प्लस 80 की पावर 2 सॉरी अपॉन 2 इंटू समय कितना है? t। तो यहाँ से हम बात करें तो s बराबर कितना हो जाएगा? ut प्लस 1 अपॉन 2 80 स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो ये क्या होगी? दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ ए मोशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? गति की दूसरी समीकरण। यह है गति की दूसरी समीकरण कहलाती है। क्लियर? तो ये क्या होगी? गति की दूसरी समीकरण। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे की, गति की तृतीय समीकरण। बच्चों अगर हम गति की तृतीय समीकरण की बात करें, ठीक है, तो देखिए वो क्या होती है? गति की प्रथम समीकरण का वर्ग करने पर, पहली जो समीकरण है अगर हम उसका वर्ग करें तो देखिएगा v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? u प्लस 80 का स्क्वायर। यही हो गया, हमने दोनों तरफ क्या किया है? वर्ग किया है। तो यहाँ से देखिएगा v स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये आपने क्या किया है? इस समीकरण के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व किया है। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करें v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? u स्क्वायर प्लस 2a। अगर हमने यहाँ 2a कॉमन ले लिया तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा? देखिएगा अगर हम यहाँ 2a कॉमन लेते हैं
तो ये बचेगा आपके पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? कैसे देखिएगा, हमने यहाँ से 2 बाहर लिया तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो अब ये जो ब्रैकेट में बचा हुआ है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसके बराबर है? इक्वेशन सेकंड की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू किसके बराबर है? एस के बराबर है। तो यहाँ से देखिएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों? क्योंकि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये किसके बराबर है? एस के बराबर है। हम इक्वेशन सेकंड से बात की थी अभी। तो यहाँ से देखिएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और ये क्या होती है? गति की तृतीय समीकरण। इसको हमने थर्ड दिया, यह है गति की तृतीय समीकरण कहलाती है। क्लियर? तो आपको फर्स्ट समीकरण होगी गति की u प्लस ए टी। अगर हम सेकंड समीकरण की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना? अगर हम तृतीय समीकरण की बात करें तो कितनी हो जाएगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर बच्चों? तो देखिएगा, ये थी आपके पास गति की जो समीकरण थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और किस मेथड से थी? पहला मेथड अगर हम इसको बोल सकते हैं बीजगणितीय मेथड। कौन सा बोलेंगे इसको? बीजगणितीय मेथड। अब देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम मेथड की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट मेथड की बात करें तो गति का जो समीकरण जब हम लिखेंगे, ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक है गति की समीकरणें किस मेथड से? अवकलन से। ठीक है ना? अब देखिएगा, अवकलन से हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बातें करते हैं। बच्चों आपको पता है, सॉरी अवकलन नहीं, समाकलन से करेंगे इसको। ठीक है, अवकलन से नहीं, समाकलन से। देखिए बच्चों, आपको पता है कि किसी भी वस्तु का जो त्वरण है, चूंकि किसी वस्तु का त्वरण वो किसके बराबर होता है? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। किसी वस्तु का त्वरण कितना होता है? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। यानी जो त्वरण a होता है वो कितना होता है? dv अपॉन dt। क्लियर? ये हमने बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो यहां से देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं? dv बराबर कितना हो जाएगा? a dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा, यदि वस्तु का t बराबर 0 पर, यानी शुरुआत में प्रारंभिक वेग u है तथा t बराबर t सेकेंड पर, ठीक है ना, अंतिम वेग v है, तो अगर प्रारंभिक वेग उसका कितना है? u है और अंतिम वेग v है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका? हम क्या कर लेते हैं? समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? देखिएगा, कहाँ से? u से लेके और v तक, dv इक्वल टू यहाँ से a dt, और t बराबर कहाँ से? 0 से लेके और t तक। क्लियर? अब यहाँ से देखिएगा, आपको पता है dv का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा? v के बराबर हो जाएगा। तो v u से लेके और v तक इक्वल टू, अगर हम बात करें a की, तो a तो कांस्टेंट हो गया, t dt का कितना हो जाएगा? t कहाँ से? 0 से लेके और t तक। अब यहाँ से देखिएगा, आपको पता है हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी v माइनस u, ये v है माइनस u इक्वल टू
ए तो हमने बाहर ले लिया, अपर लिमिट टी है माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो v इक्वल टू कितना होगा u प्लस ए टी। ये क्या होगी गति की प्रथम समीकरण, ठीक है, समाकलन मेथड से। क्लियर बच्चों। अगर हम बात करें दूसरे समीकरण की बात करें, ठीक है, सेकंड जो समीकरण की बात करें, चूंकि किसी वस्तु के स्थिति सदिश का अवकलन किसको दर्शाता है, वेग को दर्शाता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वेग कितना होता है dx अपॉन dt, यानी स्थिति में परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो यहां से dx बराबर कितना हो गया v dt हो गया। तो यहां से हम फिर वापस से समाकलन कर लेते हैं इसका, dx बराबर, ठीक है ना, कहां से 0 से लेके और x तक, v यहां से देखिएगा v dt। अब बच्चों v की वैल्यू हम पिछले वाले समीकरण से लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया 0 से x dx इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है u प्लस ए टी इंटू डी टी, कहाँ से 0 से लेके और t तक, ठीक है ना, क्योंकि समय तो कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके t तक है। ये अवकलन मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम बात करें कि x की बात करें तो dx का कितना हो जाएगा, x हो गया 0 से लेके और x तक इक्वल टू, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, u से लेके 0 से लेके t, u इंटू डी टी प्लस यहाँ से क्या हो गया ए टी इंटू डी टी, वो 0 से t। जब मैंने आपको समाकलन बताया था तो उसमें मैंने ये तरीका बताया था कि हम समाकलन को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये तो कितना हो गया x माइनस 0 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू u बाहर हो गया, dt का कितना होता है t होता है 0 से लेके और t तक, प्लस a बाहर हो गया, अगर हम t dt का निकालें तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके और t तक। अगर आपको समाकलन में प्रॉब्लम है तो आप पहले समाकलन का वीडियो देखिएगा, वहाँ पर हमने समझा रखा है कि कैसे समाकलन करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा x इक्वल टू u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 रहेगा, तो अपर लिमिट क्या आएगा ut प्लस यहाँ से देखिएगा a अपर लिमिट तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। तो ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली ut प्लस v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड हमने बात की थी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो आपको पता है बच्चों a बराबर क्या होता है dv अपॉन डी टी, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर dv अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, वो केवल dv अपॉन डी टी बचेगा। अब देखिए dx अपॉन डी टी को हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो a बराबर यहाँ पर क्या हो गया v dv अपॉन डी एक्स। क्लियर। या फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं a dx बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको v dv। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं, ठीक है। समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख लेता हूं मैं, v dv इक्वल टू कहाँ से u से लेके और v तक, 0 से लेके और x तक, किसका a dx का। क्लियर। अब देखिएगा v का कितना होता है v स्क्वायर हो जाएगा समाकलन x की पावर n का u प्लस u से लेके v तक, a कांस्टेंट हो गया, इसका कितना हो जाएगा dx का x 0 से लेके और x तक। क्लियर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अपर लिमिट, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू इसको ax लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें v स्क्वायर अपॉन 2 होगा। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को तो ये कितनी होगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू
2ax, और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ ए मोशन। ठीक है, दिस इज नोन एज ए थर्ड इक्वेशन ऑफ ए मोशन। क्लियर बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बता दिए हैं 2 मेथड से। कल हम इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।